ममता बनर्जी की खास नुसरत जहां आजकल अपने आप को कुंवारी बताती फिर रही हैं, लेकिन निखिल जैन के साथ शादी की नौटंकी करने वाली नुसरत ने अपने इस खेल में संसद तक से झूठ बोला कि वह शादीशुदा हैं। संसद का रिकॉर्ड तो यही कहता है कि नुसरत जहां निखिल जैन की बीवी हैं, लेकिन निखिल से दिल टूटा, रिश्ते टूटे तो नुसरत जहां ने उन पर गहने और पैसे चुराने तक के आरोप लगा दिए और अपने आप को कुंवारी घोषित कर दिया। लेकिन इस तस्वीर का दूसरा पक्ष यानी निखिल का कहना है कि नुसरत उनके घर से काफी सारा माल लेकर भागी है और दोनों के बीच तलाक का मामला कोर्ट में लंबित है। नुसरत ने निखिल जैन के साथ अपनी सारी तस्वीरों को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया है। उनका कहना है कि निखिल जैन के साथ उनका रिश्ता भारतीय कानून के अनुसार मान्य नहीं है। वहीं निखिल का कहना है कि मामला कोर्ट में है तो वह इस पर कुछ नहीं कह सकते। नुसरत के चौंकाने वाले बयान के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने इसको लेकर सवाल उठाया है। बीजेपी IT सेल के प्रमुख ने इस संबंध में संसद में नुसरत जहां का एक वीडियो ट्वीट करते हुए सवाल उठाया कि TMC सांसद नुसरत जहां की अपनी व्यक्तिगत जिंदगी है, वह किसके साथ शादी करती हैं, किसके साथ रहती हैं, इससे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन वह एक चुनी हुई जनप्रतिनिधि हैं। साथ ही संसद के रिकॉर्ड में निखिल जैन के साथ शादी की बात दर्ज है। ऐसे में क्या उन्हें सदन में झूठ बोला है? नुसरत से तुर्की में शादी करने वाले निखिल जैन का कहना है कि प्रेम में उन्होंने नुसरत को प्रपोज किया और दोनों ने साल 2019 में तुर्की में जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग की। शादी का रिसेप्शन कोलकाता में हुआ था। अपने बयान में निखिल कहते हैं कि उन लोगों ने समाज में खुद को शादीशुदा कपल के तौर पर पेश किया। उनकी ओर से नुसरत को हर समर्थन देने की कोशिश की गई, हालांकि कुछ समय बाद चीजें बदल गईं। निखिल कहते हैं कि नुसरत का बर्ताव अगस्त 2020 में फिल्म शूटिंग के बाद बदला। इस बीच उन्होंने कई बार नुसरत से कहा कि शादी को रजिस्टर करवा लेते हैं, लेकिन हर बार उनकी ये बात टाल दी गई। 5 नवंबर को नुसरत ने निखिल का फ्लैट अपने सामान के साथ छोड़ा और अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गईं। इसके बाद दोनों कभी पति पत्नी बनकर नहीं रहे। नुसरत के जाने के बाद निखिल ने नुसरत से जुड़े दस्तावेज भी उनके पास भिजवा दिए। जब मीडिया में नुसरत के बाहर आने जाने की खबरें छपी तो उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें धोखा मिला है। 8 मार्च 2021 को इस मामले में अलीपुर कोर्ट के सामने शादी रद्द कराने के लिए एक सिविल सूट दायर हुआ और तब से ये मामला कोर्ट में ही है। निखिल कहते हैं कि जब तक मामला कोर्ट में है वह कुछ नहीं कह सकती। उनके मुताबिक अगर नुसरत इस संबंध में कुछ न कहती हैं तो उन्हें भी ये तथ्य नहीं बताने पड़ते। निखिल ने बताया कि कैसे नुसरत का होम लोन कर्जा चुकाने के लिए वह अपने परिवार के अकाउंट से उनके अकाउंट में पैसे डालते थे। उन्हें लगता था कि ये पैसे वह धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में चुका देंगी। बयान में निखिल ने कहा कि अगर उनके अकाउंट से मेरे परिवार के अकाउंट में कोई पैसा आया है तो वह केवल रीपेमेंट है, जिसे अच्छी नीयत से उन्हें दिया गया था। कुछ पैसा अभी भी बकाया है। नुसरत के सभी आरोपों को खारिज करते हुए निखिल ने इन्हें निराधार, अपमानजनक और सत्य से कोसों दूर कहा है। निखिल कहते हैं कि मेरे परिवार ने नुसरत को दोनों हाथों से बेटी की तरह प्यार दिया। उन्हें क्या मालूम था कि ये दिन देखना होगा। इससे पहले नुसरत जहां ने कहा था कि कारोबारी निखिल जैन के साथ उनकी शादी तुर्की में हुई थी, जो भारतीय कानून के हिसाब से अमान्य है। ये पहली बार है जब निखिल जैन से अलग होने को लेकर उन्होंने चुप्पी तोड़ी थी। नुसरत ने अपने बयान में कहा था कि वो भारतीय सरजमी पर हैं, इसीलिए तुर्किश मैरिज रेगुलेशन के तहत हुई ये शादी समारोह अमान्य है। साथ ही उन्होंने बताया कि ये एक इंटरफेथ मैरिज था, इसे भारत के स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत मान्यता नहीं दिलाई गई। निखिल जैन को लेकर नुसरत का कहना था कि जैन ने बिना उसकी जानकारी के उनके बैंक अकाउंट्स और उनके फंड्स का दुरुपयोग किया। उन्होंने कहा कि वो अब भी बैंक से इस संबंध में बात कर रही हैं और जरूरत पड़ने पर सबूत भी देंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा दिल्ली क्या आए? दिल्ली से लेकर कश्मीर घाटी की सियासत सरगर्म हो गई। मनोज सिन्हा की दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई, जिसके बाद महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला तक सभी सक्रिय हो गए। गुपकार गैंग की पेट में दर्द होने लगा और आनन फानन में महबूबा मुफ्ती के घर गुपकार ग्रुप की बैठक बुलाई गई। CM महबूबा मुफ्ती के घर पर हुई बैठक की अध्यक्षता फारूक अब्दुल्ला ने की। बैठक में फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, लेकिन उनसे इस बारे में कुछ नहीं पूछा गया। उन्होंने कहा कि वे आज भी 4 अगस्त 2019 की गई मांग के पक्ष में हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा वापस दिया जाए। पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक महबूबा मुफ्ती के निवास पर हुई। इससे पहले दिल्ली में LG की 2 दिन तक हुई बैठकें, जिसके बाद अटकलें तेज हो गई कि जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से राज्य का दर्जा वापस मिलने जा रहा है, जिसमें कश्मीर के साउथ इलाके को जोड़ा जा रहा है। दूसरी तरफ कश्मीर को लद्दाख के साथ मिलाकर UT बनाई जा रही है। उसके बाद हर जिले में सीटों को बढ़ाया जाएगा। इन अटकलों के बाहर आने के बाद गुपकार की तरफ से बैठक की गई। इनकी अंतिम बैठक 6 माह पहले हुई थी, जिसके बाद चर्चा भी तेज की गई थी कि गुपकार में फूट पड़ गई है।
लेकिन बैठक के बाद नेताओं ने बताया कि उनके ग्रुप में कोई फूट नहीं पड़ी है। उनके दरवाजे सभी के लिए खुले हैं, कोई भी उनके साथ आ सकता है। वे जम्मू कश्मीर को फिर से राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं और करते रहेंगे। बैठक में मोहम्मद यूसुफ तारागामी को गुपकार का प्रवक्ता बनाया गया। फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ना जारी रखेंगे। केंद्र की तरफ से उनके साथ कोई विचार नहीं किया जाता है। बैठक में हमारी तरफ से आगे की रणनीति बनाई गई है, आगे उस पर काम किया जाएगा। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र के सियासी पर्दे पर हर खटपट के बाद सब ठीक है। हर झगड़े के बाद सरकार पूरे 5 साल चलेगी और गठबंधन अटूट है। जैसे संवाद बोलते हुए एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के नेता दिखते हैं, लेकिन पर्दे के अंदर कुछ भी ठीक नहीं है। सियासत के शतरंज पर सब अपने अपने मोहरे चल रहे हैं। बाजी किसके हाथ लगेगी फिलहाल कहना मुश्किल है, और 3 पार्टियों की जुगाड़ वाली सरकार कितने दिनों तक चलेगी इसका अंदाजा भी लगा पाना आसान नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र की सियासत में जब से उद्धव ठाकरे की मुलाकात पीएम मोदी के साथ हुई है, तब से हालात भूचाल जैसे हैं। हाल के समय में मोदी सरकार से पंगा लेने का कोई मौका नहीं छोड़ने वाले संजय राउत का भी यही मानना है कि पीएम मोदी बीजेपी ही नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े नेता हैं। ये वही संजय राउत हैं जिन्होंने शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच सियासी खिचड़ी पकाई थी। राउत के इस बयान को लेकर फिर से महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार के भविष्य को अटकलें लग रही हैं। शरद पवार ने जिस तरह से शिवसेना और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अचानक से बाल ठाकरे की याद दिलाई, उसने इन कयासों को और भी बल दे दिया। राउत के इस बयान से पहले उद्धव ठाकरे ने दिल्ली आकर 8 जून को पीएम मोदी के साथ मुलाकात की थी। साथ में उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और कांग्रेस के अशोक चौहान भी थे। लेकिन अटकलों का दौर तब शुरू हुआ जब उद्धव ठाकरे ने इस मीटिंग से अलग पीएम मोदी से व्यक्तिगत मुलाकात की। उससे भी चौंकाने वाला था इस संबंध में ठाकरे का बयान। उनसे व्यक्तिगत मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे नवाज शरीफ से मिलने तो गए नहीं थे। अगर पीएम मोदी से व्यक्तिगत तौर पर मिले तो इसमें गलत क्या है। ठाकरे ने यह भी कहा वो राजनीतिक तौर पर साथ नहीं हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका आपसी संबंध टूट गया है। उद्धव ठाकरे के इस बयान ने राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाओं को हवा दे दी है। उस पर राउत का बयान फिर शरद पवार का कहना है कि उन्हें शिवसेना पर पूरा भरोसा है। राजनीति में अटकलों को हवा मिलने के लिए इतने संयोग काफी हैं। पवार ने कहा कि उन्हें शिवसेना पर पूरा भरोसा है और वो ये जानते हैं कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। महाराष्ट्र पर उठ रहे संशय के बीच बाला साहेब ठाकरे को याद किया। कहा कि बाला साहेब ने इंदिरा गांधी को दिए गए अपने वादे के अनुसार उनकी सहायता करने के लिए अपने प्रत्याशी तक नहीं उतारे थे। शरद पवार ने कहा कि शिवसेना विश्वास योग्य है और उनकी सरकार भी अपने 5 साल को पूरा करेगी। शरद पवार की इससे पहले देवेंद्र फडणवीस से हाल ही में मुलाकात की थी। फडणवीस उन एकनाथ खड़गे से मिलने भी गए थे जिनके साथ उनके संबंध बेहद तल्ख हैं। इतना ही नहीं, मराठी दैनिक तरुण भारत ने बीते महीने एक रिपोर्ट छापी थी जिसमें बताया गया था कि पवार को अब पछतावा हो रहा है। उन्हें लगता है कि उद्धव ठाकरे को सीएम बनाना उनकी भारी भूल थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उद्धव ठाकरे द्वारा शरद पवार को फोन कॉल का जवाब नहीं देने के बाद शरद पवार ने संजय राउत के सामने इस बात को स्वीकार किया। उन्होंने ठाकरे को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव परिणामों पर चर्चा के लिए आयोजित पश्चिम बंगाल के पंढरपुर नामक कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार अनिल थाटे ने इसका खुलासा किया था। उन्होंने कहा कि शरद पवार ने राउत से कहा कि वे खुद या एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद के लिए एक बेहतर विकल्प होंगे। जाहिर है महाराष्ट्र की राजनीति में शह और मात का खेल चल रहा है। आगे क्या होगा इसका बस इंतजार कीजिए। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जितिन प्रसाद के बीजेपी में शामिल होते ही गांधी वाड्रा का गली गैंग सक्रिय हो गया। कोई विचारधारा पर ज्ञान बांटने लगा तो कोई खरी खोटी सुनाने लगा। अब जितिन प्रसाद ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि सिर्फ गाली देने से पार्टी का कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि जो लोग उनकी विचारधारा पर सवाल उठाते हैं उन्हें पहले उस विचारधारा को देखना चाहिए जहां कांग्रेस पार्टी आज शिवसेना के साथ सरकार में है। जितिन प्रसाद ने आगे कहा कि जो लोग उनके बीजेपी में आने पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें उस विचारधारा के बारे में भी बात करनी चाहिए जहां एक तरफ केरल में वामपंथी दलों के विरोध में वही पार्टी होती है जो ठीक उसी समय बंगाल में वामपंथियों के साथ गठबंधन में होती है। लोगों को उस विचारधारा के बारे में बात करनी होगी जहां एक संदिग्ध शाख वाले मौलवी के साथ गठबंधन किया जाता है और असम में भी ऐसा ही होता है। स्पष्ट है कि जितिन प्रसाद फुरफुरा शरीफ दरगाह के मौलाना अब्बास सिद्दीकी और मौलाना बदरुद्दीन अजमल की ही बात कर रहे थे। जितिन प्रसाद ने कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा कि सिर्फ उन्हें गाली देने से कांग्रेस में जान नहीं आने वाली।
उनके अनुसार जो कोई भी उनके वैचारिक परिवर्तन पर सवाल उठा रहा है, लिख रहा है, बात कर रहा है और ज्ञान दे रहा है, उन्हें पहले आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और जवाब देना चाहिए कि वे तब कहां थे और क्या कर रहे थे जब कांग्रेस पार्टी अपनी मूल विचारधारा से भटक रही थी। उन्होंने विस्तार से बताया कि आखिर उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी। जितिन प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का फैसला अचानक नहीं लिया, मैंने एक लंबे समय तक विचार करने के बाद ही ये फैसला लिया है। यह किसी पद की लालसा के लिए नहीं है, यह उस पद के बारे में भी नहीं है जो मुझे कांग्रेस में मिला या नहीं मिला, साथ ही यह उन पदों को लेकर भी नहीं है जो मुझे भाजपा में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उन्होंने कहा कि अगर मुझे अवसरवादी बनना होता, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो मैं 7 साल पहले ही कांग्रेस को छोड़ चुका होता। मुझे चुनाव में 2-3 बार हार का सामना नहीं करना पड़ता। मैं लोगों का मिजाज जानता था। मैंने इन वर्षों में पार्टी के साथ संघर्ष करने की भी पूरी कोशिश की और उम्मीद की कि हम वापसी करेंगे और एक बदलाव आएगा। लेकिन मुझे एक बार फिर एहसास हुआ कि पार्टी में कोई भी प्रयास एक तय दिशा और बेहतर रणनीति में नहीं है। कांग्रेस फिर से खड़े होने में सक्षम नहीं है, खासकर यूपी में। यही वजह है कि मुझे यह निर्णय लेना पड़ा। विपरीत विचारधारा की पार्टी में चले जाने वाले सवाल पर जितिन प्रसाद ने कहा कि लोगों को यह कहने का अधिकार है कि वे क्या महसूस करते हैं। यह सार्वजनिक जीवन का हिस्सा है, लेकिन आज के नए भारत में राष्ट्रीय हित ही विचारधारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निस्वार्थ भाव से देश की सेवा कर रहे हैं। इससे बेहतर कोई विचारधारा नहीं हो सकती। मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश और विदेश में भारत के राष्ट्रीय हित प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के नेतृत्व में मजबूती से सुरक्षित है, जो आज एक वास्तविक राष्ट्रीय पार्टी है और एक संस्थागत पैटर्न पर काम करती है। विचारधारा और पार्टी के सवाल पर बोलते हुए जितिन प्रसाद ने कहा कि सामान्य तौर पर आज भारत में अधिकांश पार्टियां व्यक्तियों की आवश्यकता और शौक के इर्द गिर्द घूमती है। बीजेपी को लेकर पिछले साल तक अलग राय रखने के सवाल पर जितिन प्रसाद ने कहा कि विपक्षी नेता के रूप में सरकार और सत्ता पक्ष पर सवाल उठाने ही होते हैं। विपक्ष में बैठे हर व्यक्ति की भूमिका भी यही होनी चाहिए। हालांकि अपनी बात रखते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि देश और उसकी सीमाओं की सुरक्षा सबसे सुरक्षित व्यक्ति के हाथों में है, जिसकी कमान प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के सलाहकार बने प्रशांत किशोर ने अपनी अगली नौकरी खोज ली है। पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद संभव है कि प्रशांत किशोर मुंबई में अपना नया ठिकाना बनाएं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद बतौर रणनीतिकार काम न करने का ऐलान करने वाले प्रशांत किशोर एनसीपी प्रमुख शरद पवार के मुंबई स्थित घर पहुंचे। सूत्रों का कहना है कि 2024 में पीएम मोदी के सामने विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इसे लेकर विपक्षी दलों के बीच चर्चा हो रही है। इस बीच प्रशांत किशोर और पवार की मुलाकात कई मायनों में अहम है। शिवसेना नेता संजय रावत कुछ दिनों पहले यूपीए 2 को लेकर अपनी बात रख चुके हैं। कांग्रेस के बिना यूपीए 2 का गठन करने को लेकर विपक्षी दलों में चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस पार्टी में फिलहाल नेतृत्व की कमी। ऐसे में मोदी और बीजेपी के सामने विपक्ष के कौन-कौन से चेहरे हो सकते हैं, इस बात को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। असल में शरद पवार की दिलचस्पी गैर कांग्रेसी विपक्षी एकता को एक करने में है। इस बात की वे पहले भी कई बार कोशिश कर चुके हैं। यही वजह है कि संजय रावत बार-बार शरद पवार को यूपीए का नेता बनाए जाने की वकालत भी करते रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने कभी संजय रावत की सलाह को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन प्रशांत किशोर के साथ शरद पवार की लंबी मुलाकात के संकेत साफ हैं कि पवार जोड़ तोड़कर खुद पीएम बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गैर कांग्रेस विपक्षी के पास ऐसा न तो कोई नेता है और न ही ऐसी कोई पार्टी जिसकी ताकत 200 से अधिक सांसदों को जिताने की हो। और तो और विपक्ष के सारे नेताओं की अपने अपने राज्यों तक ही पहचान सीमित है। राज्य के बाहर न तो उनका कोई जनाधार है और न ही निकट भविष्य में हो सकता है। लेकिन शरद पवार एक बार फिर प्रशांत किशोर की मदद से विपक्षी एकता की खिचड़ी बनाने की कोशिश में है। प्रशांत किशोर अब तक नरेंद्र मोदी, जगनमोहन रेड्डी, कैप्टन अमरिंदर सिंह, ममता बनर्जी और उद्धव ठाकरे की पार्टी के लिए भी बतौर रणनीतिकार काम कर चुके हैं। प्रशांत किशोर और शरद पवार के बीच मुलाकात सुबह 10 बजे शुरू हुई और लंबी चली। वैसे एनसीपी की ओर से इस मुलाकात को शिष्टाचार भेंट बताया जा रहा है। बीते दिनों शरद पवार की तबीयत काफी खराब थी। इसके बाद कुछ लोगों ने उनके घर जाकर मुलाकात भी की थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा था कि महाराष्ट्र में एमवीए सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। उन्होंने सहयोगी दल शिवसेना की प्रशंसा करते हुए कहा कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और पवार की पिछले सप्ताह बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की पृष्ठभूमि में एनसीपी अध्यक्ष के ये बयान आए हैं। एनसीपी के 22वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए पवार ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र विकास आधारित अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगा। उन्होंने संकेत दिया कि तीनों दल 2024 में होने वाले चुनाव साथ में लड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ जारी हिंसा अब धीरे धीरे सांप्रदायिक रूप लेने लगी है। ममता बनर्जी के ठीक नाक के नीचे कोलकाता के कई इलाकों में हिंसा भड़की। कोलकाता के बालीगंज, तिलजला और चंदन नगर में दो समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई। दक्षिण पूर्वी कोलकाता में इस घटना के बाद सुरक्षा कर्मचारियों की एक बड़ी टुकड़ी तैनात की गई। इस मामले में पुलिस ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन अधिकारियों का ये कहना है कि मामले को सुलझाने के लिए दोनों समुदायों के लोगों की बैठक बुलाई गई है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ट्वीट कर हिंसा पर काबू पाने की सलाह दी और राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर निशाना साधा। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी की गाड़ी पर भी टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा पत्थर फेंके जाने का मामला सामने आया। डिप्टी कमिश्नर सुदीप सरकार ने सांप्रदायिक दंगे की बात स्वीकार करते हुए कहा कि वरिष्ठ अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं और लोगों के आवागमन को बाहर निकलने पर फिलहाल रोक लगाई गई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के संज्ञान में भी ये घटना आई है। इस घटना का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार करते देखा जा सकता है। साथ ही लाठीचार्ज की घटना भी कैमरे में कैद हो गई। हालांकि इस दौरान लोगों ने पुलिस को भी नहीं बख्शा और उनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। धनखड़ ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। हुगली के चंदन नगर में बुधवार को हुई हिंसा की घटना का भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने सीएम ममता बनर्जी से शांति व्यवस्था बरकरार रखने के लिए कदम उठाने और कोलकाता पुलिस से स्थिति संभालने को कहा। उन्होंने दोषियों को सजा देने की सलाह देते हुए कहा कि अराजकता लोकतंत्र का दुश्मन है। उन्होंने जानकारी दी कि बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी की गाड़ी को भी निशाना बनाया गया है और उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ। उन्होंने इस मामले में पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल उठाए। लॉकेट चटर्जी चंदन नगर पहुंची थी, जहां तृणमूल कांग्रेस के गुंडों पर उनकी गाड़ी घेरकर नारेबाजी और तोड़फोड़ करने का आरोप लगा। नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने जानकारी दी कि तिलजला में एक पत्रकार के साथ बदसलूकी हुई। उन्होंने लिखा कि अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने वाले और पत्रकारिता करने वालों पर भी हमले हो रहे हैं। वहीं तृणमूल नेताओं ने इन घटनाओं पर चुप्पी साध रखी है। इस घटना में कुछ पुलिस कर्मचारियों समेत कुल 1 दर्जन लोगों के घायल होने की बात कही जा रही है। साथ ही 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक अवैध दुकान के मालिक और ग्राहकों के बीच किसी चीज के दाम को लेकर हुए झगड़े ने बड़ा रूप ले लिया। इसके कुछ देर बाद ही एक समुदाय के लोग बोतल और पत्थर फेंकने लगे। मामला बढ़ गया और पुलिस पर पत्थरबाजी तक जा पहुंचा। वहीं स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ता देवदत्त मांझी ने भी बताया कि शनि काली मंदिर में भी तोड़फोड़ की गई। उन्होंने बताया कि प्रतिमाओं को खंडित कर दिया गया और मंदिर की दीवारों को तोड़ डाला गया। उन्होंने बताया कि हजारी गली में हिंदू अभी भी फंसे हुए हैं। उन्होंने हिंदुओं को बचाने के लिए तुरंत एक्शन लेने की मांग करते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें लोग इधर उधर भागते दिख रहे हैं और चारों तरफ धुआं फैला हुआ है। देसी बम भी फोड़े गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। निखिल जैन से अपनी शादी को फर्जी बता चुकी टीएमसी सांसद नुसरत जहां के चर्चे खूब हैं। नुसरत ने पहले निखिल से इश्क किया, फिर शादी करने तुर्की पहुंच गई, लेकिन अब नुसरत उस शादी को इनवैलिड बता रही हैं और कह रही हैं मैंने तो शादी की ही नहीं, हम तो लिव इन में थे। पश्चिम बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने नुसरत की शादी को लेकर चुटकी ली। दिलीप घोष ने कहा कि नुसरत के शादी के बिना ही ममता बनर्जी भोज खाई। दिलीप घोष ने कहा कि नुसरत का मामला एक बहुत बड़ा धोखा है, शादी हुई नहीं और ममता दीदी उसी शादी में भोज खाकर आ गई। बंगाल की राजनीति में ये बहुत बड़ा धोखा है और ममता उसे बचाने की कोशिश कर रही हैं। बंगाल बीजेपी चीफ ने आगे कहा कि अभी भी भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता अपने घरों से भागे हुए हैं। साधारण घटना को सांप्रदायिक रूप दिया जा रहा है। प्रशासन के नाम पर कुछ नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं को गुंडों और पुलिस के जरिए डराया जा रहा है। अभी भी करीब 25,000 बीजेपी कार्यकर्ता अपना घर छोड़कर भागे हुए हैं। पुलिस बदमाशों की मदद कर रही है। दिलीप घोष को लेकर हो रही बंगाल बीजेपी में राजनीति और उन्हें बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष पद से हटाने की साजिश को लेकर दिलीप घोष ने कहा कि जो लोग पार्टी में ठीक से नहीं रह पा रहे हैं उन्हें ही ऐसी समस्या है। इसके अलावा न्यू टाउन इनकाउंटर के मामले में दिलीप घोष ने सीआईडी जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस घटना में इंटरनेशनल तार जुड़े हुए हैं। केंद्रीय टीम से इस घटना की जांच होनी चाहिए। राज्य सरकार ने हिंसा करने वालों को आश्रय दिया है। न केवल विरोधी दल बल्कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने भी आरोप लगाया कि बंगाल में आतंकवादी शरण ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जितिन प्रसाद के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने पर कांग्रेस के नेताओं ने उन्हें कूड़ा और बीजेपी को कूड़ेदान तक कह डाला।
कपिल सिब्बल से लेकर वीरप्पा मोइली तक ने उन पर निशाना साधा, लेकिन कुछ घंटों बाद ही G23 के नेताओं को इस बात का एहसास हो गया कि कांग्रेस तेजी से वैचारिक कूड़ेदान में तब्दील हो रही है और पार्टी में एक बड़ी सर्जरी की जरूरत है। कपिल सिब्बल और वीरप्पा मोइली G23 के नेताओं में शामिल हैं, जिन्होंने कांग्रेस में परिवर्तन की मांग को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी थी। मोइली ने जितिन प्रसाद पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने निजी महत्वाकांक्षाओं को सबसे ऊपर रखा। मोइली ने पार्टी को यह सलाह भी दी कि किसी भी नेता को जिम्मेदारी प्रदान करने से पहले उसकी वैचारिक समर्पण को प्राथमिकता देनी चाहिए। मोइली ने कहा कि जितिन प्रसाद को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वहां पार्टी का प्रदर्शन शून्य रहा। इससे पता चलता है कि जितिन प्रसाद ऐसी किसी भी बड़ी जिम्मेदारी के लिए अयोग्य थे। मोइली ने 2019 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद कांग्रेस को खुद में सुधार करने के लिए एक मेजर सर्जरी करने की सलाह दी थी और कहा था कि कांग्रेस ने उस सर्जरी में देर कर दी है और अब उसकी तत्काल आवश्यकता है। मोइली ने यह भी कहा कि कांग्रेस को सिर्फ अपनी विरासत पर टिके नहीं रहना चाहिए, बल्कि नरेंद्र मोदी द्वारा की जाने वाली प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति के लिए खुद को तैयार करना चाहिए। वीरप्पा मोइली के अलावा कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस के भीतर सुधारों पर बल दिया। सिब्बल ने कहा कि कांग्रेस को उसी पुरानी पार्टी के रूप में लौटना होगा जैसी वो थी, लेकिन इसके लिए पार्टी में बड़े बदलाव और सुधार करने की आवश्यकता है। सिब्बल ने भी जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने को वैचारिक समझौता बताया। उन्होंने कहा, हम अपनी ही व्यवस्था के अंदर लड़ रहे हैं और हमें लगातार ये मुद्दे उठाने होंगे। सिब्बल ने कहा कि यदि हमारा मुखिया ही हमें नहीं सुनेगा तो पार्टी लगातार गिरती चली जाएगी, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को हमारे सुझाव सुनने चाहिए। सिब्बल ने कहा कि यदि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को ही नहीं सुनेगी तो उसका बुरा समय निश्चित है। हालांकि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने के प्रश्न पर कपिल सिब्बल ने कहा कि वो पक्के कांग्रेसी हैं और यदि पार्टी उन्हें छोड़कर जाने को कहती है तो वो विचार कर सकते हैं, लेकिन अपने जीते जी कभी भाजपा में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस के नेताओं द्वारा आलोचना किए जाने पर भाजपा में शामिल हुए जितिन प्रसाद ने कहा था कि वो ऐसे बयानों पर ध्यान नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उन सभी लोगों का स्वागत करता हूं जो मेरी आलोचना कर रहे हैं, इसे मैं प्रसाद के रूप में स्वीकार करता हूं। कांग्रेस छोड़ने के प्रश्न पर प्रसाद ने कहा था कि वैचारिक मतभेदों के चलते और अपने अंतर्मन की आवाज सुन के उन्होंने यह निर्णय लिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के प्रति लोगों के भाव और विचारों को देखते हुए वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे। जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस नेता लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।